और चौधरी साहब, ये जो बात हम कर रहे थे कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी पीटीआई जिन जजों से नाराज़ थी वो जज जो हैं वो आज इस हुकूमत का हमें टारगेट नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो 2019 में 20 में वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए, तो उस पर तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे और बहुत से जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था। आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि जो जज साहबान पीटीआई के दौरे हुकूमत में मातूब थे उन्हीं पर आज ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है? हामिद भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं। आपने बड़े अच्छी इशू को हाईलाइट किया है। और देखें, हमारा मसला क्या हो गया है कि अगर एक जमात के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन आता है तो आप देखें कि पूरा सोशल मीडिया, पूरी एक ब्रिगेड उनकी फैमिली को, उन जज साहबान की, उनके करियर को, उनके ऊपर ऐसा अटैक होता है कि वो ना बाहर जा सकते हैं। वो समझते हैं हमने ऐसा कोई अजाब अपनी ज़िंदगी में शायद खड़ा कर लिया है। देखें, ये कब से शुरू हुआ आपको भी पता, कहाँ से शुरू हुआ ये सोशल मीडिया कैंपेन, कहाँ से लॉन्च शुरू हुई। ठीक है, जहाँ मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं आतिफ़ भाई, ये उस जमात में हैं। मैं अब पुरानी बातों पे नहीं जाता, लेकिन देखें ये इस चीज़ को बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए। क्या हम यही सब हमेशा करते रहेंगे कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई आ गया है डिसीजन, तो मैं एक सोशल मीडिया मैंने कैंप लॉन्च किया हुआ है और मैं सुबह दोपहर शाम अदलिया के उन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के ऊपर उनकी बैशिंग करूँ, उनकी फैमिली पर अटैक करूँ। और किसी सहाफ़ी ने अगर मेरे ख़िलाफ़ अगर कर दिया है प्रोग्राम और मैं उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाऊँ, देखें ये आपके सामने ये सब कुछ होता आ रहा है। हामिद भाई, आप हमारे से, हम तो बच्चे से जब से आप सहाफ़त कर रहे हैं, तो क्या ये जो एक ट्रेंड चला, आपको पता है कि कहाँ से शुरू हुआ? मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी पीटीआई में अगर मेरी किसी से बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और भाइयों वाला रिलेशन है, था और इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि हमने बड़ी हार्ट टू हार्ट बात की हुई है। आतिफ़ भाई ने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इनको भी पता है, और ये कभी भी गलत चीज़ को कभी ज़िंदगी में सपोर्ट करते ना थे, और क्योंकि ये असूल पे खड़े होने वाले हैं और हमेशा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हमें हर इंसान को, हम एक जमात बन के ना सोचें, ऐसा पाकिस्तानी सोचें। तो देखें, फिर जो डिसीजन देता है, जो फ़ैसला करता है, अगर वो फ़ैसला सही है या गलत है, आप ये नहीं हो सकता कि एक ऐसी कैंपेन लॉन्च कर दी जाए उसके ख़िलाफ़, एक ऐसा अटैक सोशल मीडिया पे उसकी फैमिली के ऊपर कि कल को कोई भी फैसला देने से कतराए, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। क्या आप देखें ना, आप उस वक्त उठा के देखें सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं किया होगा अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़। मैं आपको अगर कहेंगे अगले प्रोग्राम में ट्वीट्स, हर चीज़ फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसी ऐसी ट्वीट आपको ला के दिखाऊँगा जो इन्होंने, मैंने किसी का नाम लेता, जिसने भी की, वो कैंपेन लॉन्च हुई ना जी, एक मुनज़्ज़म कैंपेन। तो देखें, ये तो देखें ना, ट्रेंड गलत है। और साहब आप तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, बहुत से वीलॉगर्स जो हैं उनसे वीलॉग्स उनके खिलाफ करवाए गए। आज मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ वही कुछ कर रही है, तो ये काबिल मज़म्मत तो है ना? फिर देखें, किसी की भी किरदार कशी, और देखें हमारी जो अदलिया है हमारे लिए सबसे इज़्ज़त एहतराम के लिए है, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये भी है कि हमने जब इंसाफ करना है तो इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो। हाँ, इंसाफ के कटहरे में मैं, आप, कोई ताकतवर है, कोई गरीब है, फिर सबका इंसाफ हो। आप फिर ये ना हो कि किसी एक को आप कहें गुड टू सी यू, कोई एक आता है तो आप उसको एक्स्ट्रा। मैं एक एग्जांपल, मुझे आपने 1 मिनट देना सिर्फ, और मैं आतिफ़ भाई आपको भी ये बताना चाहता हूँ। मैं सिंपल, आपने पहले दिन आप मेरे अपने हल्के की आप बात सुन लें जी, कि मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी मैं आपको फुटेज ला के दिखा दूंगा, मुझसे हलफ ले लें कि मैं 1 सेकंड के लिए भी आरओ के दफ्तर नहीं गया, और मेरे पास 10 गवाह मौजूद हैं जो मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि राजा साहब अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने खुद तस्दीक की कि मेरी बेटी के साथ बदतमीजी हुई, मेरी वाइफ के साथ। उन्होंने कहा आरओ के कमरे में मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए थे 70 वकीलों के साथ, और मेरा अगर कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि मैं वहाँ बैठा था या मेरा कोई एक कारकुन वहाँ बैठा था,
और जो आप मुझे सज़ा देंगे, जो मैं जहाँ खड़े करेंगे सज़ा में, मैं वो लेने के लिए मुझे कबूल होगी। लेकिन आपके प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी मुझसे बदतमीज़ी की गई। मैं तो नहीं गया आरओ के कमरे में, मैं तो अपने रिजल्ट का, उन्होंने कहा जी आप तो इसलिए नहीं आए कि आपके लिए तो सब कुछ हो रहा था। नहीं देखे ना, तो मेरा हमने काम आपको नहीं है आपके आरओ को पॉइंट ऑफ जाके व्यू 100 के लिए लोगों को आपको बुलाया, आप खुद ही नहीं आए, वो एक आपके साथ एक मैं बिल्कुल, मैंने आपसे माजूद भी की कि मैं ये आपका जो शिकवा है ये सलमान अकरम राजा साहब के साथ होना चाहिए, जजों के साथ तो नहीं होना चाहिए। जी मैं आई एग्री ऑन इट। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ भाईजान, मुझे हम अब इस चीज़ से निकलें, हम इल्ज़ाम तराशियों से निकलें, हम अपनी आला अदलिया पे मत हम इल्ज़ाम लगाएं, हम इनको, और हमारी देखें एज अ पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में इस्तेकाम आने दें, हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी आने दें। आप नहीं देखते हैं कि मुल्क जब भी थोड़ी स्टेबिलिटी में आता है कोई ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है, कभी इदारे आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, कभी बॉर्डर पे टेंशन हो जाती है। क्यों हमारे मुल्क के साथ ऐसे होता है? हम सब, मैं देखें मेरा भी उतना ही मुल्क है, आतिफ भाई का भी उतना ही ये इनका भी मुल्क है, आपका भी, हम सब एक स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के। अगर यहाँ पे इस्तेकाम नहीं रहेगा तो हम सबको नुकसान है ना इस चीज़ का। और ये हमारे लिए सबसे पहले ये मुल्क है। और हम सबको इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि काली भेड़ ज़्यादा खतरनाक होती है या काला भूंड? आपका क्या ख्याल है आतिफ साहब? मेरे ख्याल में काली भूंड ज़्यादा खतरनाक होती है। काली भूंड ज़्यादा खतरनाक होती है। ब्लैक बम्बल बी, हाँ है। और उसकी थोड़ी सी झलक उन्होंने सिर्फ आज बताई है, तो मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए समझने वालों को। और अगर ना समझे तो फिर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। 6-7 बिलियन डॉलर अगर आ भी गए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजट में इसी तरह लोग मतलब कोई ना आप रिलीफ दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इन्होंने बार बार बात की चौधरी साहब ने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें किस तरह आ सकती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका लीडर जेल में है, उसके और लीडरान जेल में हैं, ख़वातीन जेलों में हैं, और केसेस किस किस्म के केसेस हैं, ये इद्दत का केस, मतलब अजीब से। अभी भी पंजाब के MNAs हमारे जितने भी हैं वो कहते हैं जी हम कोई जलसे का, कोई एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, एकदम से हमारे लोग उठा लिए जाते हैं। मतलब जमहूरियत आप देखें कि ये किस तरह की जमहूरियत है कि आप उसमें एक जलसा नहीं करने दे रहे एक पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। इस तरह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब ये तो अजीब सी बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब आएगी जब आप लोगों को स्पेस दें, वो भी आपको देंगे। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो होती है, ये जो निगोसिएशन की बात करते हैं कभी राना सनाउल्लाह साहब की, जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मतलब ये तो बातचीत टीवी के ज़रिए या जलसों में तकरीरों के ज़रिए तो नहीं होती। आप ऑफिशियली आएँ, आप बताएं कि जी इस बात पे हम बात करना चाहते हैं, हम आपको कहेंगे कि जी हम इस बात पे आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान को भी भूल जाएं, आप अपने मैंडेट को भी भूल जाएं, आप वो जो जेलों में कैदी पड़े हैं उनको भी भूल जाएं, तो आगे बात करें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती।